जी, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्पज़ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके एफ़र्ट्स में। जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप अपने टाइम को बाँट सकते हो कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम दूँगी, इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम दूँगी। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं होता यूपीएससी में। जो भी टॉपर्स कहते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद को करना है। आप बहुत सारे चीज़ें आते हैं, फ्रेंड्स की पार्टीज़ होती हैं, घर रिश्तेदारों के फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये डेडिकेशन है, आपको चॉइस है आपकी खुद की। अगर इसको चूज़ करना चाहते हो, इसको चूज़ करना चाहते हो, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप डेफिनेटली अपने जो है मोटिव को, जो पर्पज़ आप रखे हो उसको चूज़ करोगे। और आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को इम्प्रोवाइज़ करने पे ध्यान दीजिए। अगर मेरा सीसैट वीक है तो मैं उसको इम्प्रूव करने में ध्यान दूँगी। अगर मेरी पर्सनैलिटी डेफिशिएंसी में मुझे बात करनी नहीं आ रही है, मैं ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उस पर ध्यान दूँगी। आप अपने आप को काबिल बनाइए कि आप यूपीएससी क्रैक कर सकें। स्टडी मटेरियल्स मेरे बहुत लिमिटेड थे। मेरे फ्रेंड्स इनफैक्ट बहुत चौंकते थे कि इतने बस इतना पढ़ने पर कैसे क्लियर कर लेती हो तुम। तो बस यही है कि मैंने जो नोट्स बनाए थे वही है कि बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैं सब कुछ नहीं लिखती थी, जो भी पढ़ती थी मैं पढ़ती बहुत थी, लेकिन लिखती बहुत थोड़ा थी। उसको बहुत कंसाइज वे में लिखती थी ताकि मैं उसको रिवाइज़ कर सकूँ। रिवीजन जो है मेरे हमेशा माइंड में चलता रहता था कि जो मैं चीज़ लिख रही हूँ क्या मैं उसको रिवाइज़ कर पाऊँगी, जो मैं डाटा लिख रही हूँ यहाँ पे क्या मैं उसको वहाँ पे डाल पाऊँगी। तो उस हिसाब से जो मैं लिखती थी, और सिर्फ लिखना नहीं होता, उसको रिवाइज़ करना भी होता है। तो जैसे आप रिसोर्सेस अपने कॉम्पैक्ट रखोगे, रिविजन जो है आपकी मल्टीप्लाई ज़्यादा हो सकती है। पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश भी करती हूँ कि ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बच्चे में हर वो पोटेंशियल होता है। अगर वो यूपीएससी करने का सोच ही रहे तभी यही है उनकी सबसे बड़ी जीत एक्चुअली। दोस्तों, हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं तहसीन बानो, जो इस बार यूपीएससी 2021 में 482 रैंक लाई हैं। मैं तहसीन मैम से जानने की कोशिश करूंगा कि अब तक की जर्नी कैसी रही यूपीएससी की, किस तरह उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और यहाँ तक पहुँची। मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन और आपको बहुत बहुत बधाई। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। ऑल इंडिया रैंक मेरा 482 रहा है सीएसई 2021 में, तो इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। शुरुआत में किस तरह से प्रिपरेशन किया आपने, आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी, ओवरऑल सारी चीज़ें बताइए एक एक करके कि किस तरह से आपने तैयारी की शुरू से। जी, जैसे मैंने पहला अटैम्प्ट मेरा दिया 2020 में, उसमें जैसे आपने कहा कि बहुत लाइट प्रिपरेशन था। मैंने जस्ट एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू की थी। फिर मैंने ऐसे दे दिया था क्योंकि मुझे वो हीट लेनी थी वो एग्ज़ाम की। मतलब जब तक आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं जाते तब तक आप उसको सीरियस नहीं लेते, तो मुझे वो लेना था, तो मैंने दे दिया। उसके बाद जो है मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, जैसे कहते हैं कि यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना होता है। तो ये मैंने देखा कि क्वेश्चन पेपर में सब कुछ नहीं होता पढ़ना। थोड़े आइडेंटिफाइड एरियाज़ है स्पेसिफिकली, जो आप उसको प्रिपेयर करके जाओगे तो मतलब आप सेफ साइड में रहोगे। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आप सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सारी ज़रूरतों को समझते हुए बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक गाइड करने वाला हो, एक बताने वाला हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या इंटरव्यू की बात करें, आंसर राइटिंग हो, ऐसे हो या सीसेट हो, सारी चीज़ें बैक टू बैक कंप्लीट चीज़ें आपको, कंप्लीट सर्विसेज घर बैठे आपको मिलने वाली है ऑनलाइन। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम रियासत अली सर, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित हैं और पिछले 11 सालों से वो मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं। और कई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो इनके मेंटरशिप प्रोग्राम से निकला है और सिविल सर्विसेज क्रैक की है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप रियासत अली सर की इस मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो आज ही उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि नया बैच जो है दोस्तों वो 10 सितंबर से शुरू होने वाला है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और उनसे बात करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि डेली मेन आंसर राइटिंग आपके साथ डिस्कस की जाएगी, लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, रिविजन मॉक टेस्ट, इसके बाद है टारगेटेड शेड्यूल डे वीकली होगा, ऐसे राइटिंग विथ बेस्ट स्ट्रेटजीज, उसके बाद सीसेट लाइव लेक्चर, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ये रियासत अली सर आपको 1 कॉल में अवेलेबल हैं। रियासत अली सर आपको हर सर्विसेज देने वाले हैं। रियासत अली सर आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो एज ए एस्पिरेंट आपको ज़रूरत है। आईएएस मेंटरशिप से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, चाहे उनके कॉन्टैक्ट नंबर हो, ईमेल आईडी हो। आज ही रियासत अली सर से बात करें और आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम
ज्वाइन करें? हाँ, जैसे मैंने देखा कि हिस्ट्री में क्या है कि मॉडर्न पूछ रहे हैं कि एंशिएंट में इन एरियाज जैनिज्म बुद्धिज़्म में पूछ रहे हैं, और फिर जो है पॉलिटी के थोड़े सेक्शंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स जैसे कहते हैं कि मैगजीन्स वगैरह सारे सब कुछ छानना होता है, तो वैसे नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, तो बस उन एरियाज़ पे फोकस करना पड़ता है। तो मैंने वो एनालाइज़ किया, फिर मेरी गाइडेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा। हाँ जी, हज हाउस में थी मैं लास्ट ईयर 2020 में। तो उस हिसाब से जो गाइडेंस के तौर पर जो सीनियर्स ने मुझे रेकमेंड किया, मैंने उसको कभी लाइटली नहीं लिया। कि कहते हैं कि कहते तो सब लोग हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इम्प्लीमेंटेशन में मेरा बहुत ध्यान था। मैंने जो भी सीनियर्स कहते थे कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो जो नहीं करना है उस पर्सपेक्टिव पे कम ध्यान देते हैं। जो नहीं करना है उस चीज़ को पहले रिकॉग्नाइज करो, उसको हटा दो। जब एक चीज़ आप करते हो तो उसको कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन आप बैठो, पढ़ो, नो मैटर वॉट। अगर आप डाउन भी फील कर रहे हो, अगर आपके घर में कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट रहना ही सबसे बड़ी बात होती है। कंसिस्टेंसी, इवन आपके मार्क्स लो आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में वगैरह, तो ठीक है, फिर उसको इम्प्रूव करने का। तो ऐसे नहीं कि हम लोग पीछे रह जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम ऑल इंडिया रैंक में बहुत कम आ रहा है हमारा, तो इससे पीछे नहीं हटना है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होती है। तो मैंने बस यही मेरा फॉर्मूला था कि हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो अपने वर्क में, और जो है गाइडेंस जो मिला है उसको बहुत शिद्दत से जो है इसको फॉलो करो। बहुत बढ़िया। तो डेडिकेशन तो होती है, हार्ड वर्क तो जैसा कि मैंने बताया, 3 चीज़ें की पॉइंट जो एक है हार्ड वर्क, दूसरी डेडिकेशन, तीसरा है कि जो आपको गाइड किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको फिर उस पर उतरना, आपको उसको कंप्लीट करना। मैम, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में आपके हिसाब से क्या, शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक नॉर्मल जो लेमन बच्चा है, जो अभी जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू की है या फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकंड में, उनको किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि प्रीलिम्स में उन्हें कामयाबी मिल सके? जी, बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में। पढ़ते तो सब लोग हैं, बेसिक बुक्स जो है, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटिक के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, वो पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि किस बेसिस पे हम लोग जज करें, तो उस क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो उस जजमेंट के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एनालाइज कीजिए कि यूपीएससी की लैंग्वेज कैसी होती है, वो किस बात पे फोकस कर रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऑप्शन से दूसरा क्वेश्चन निकल आता है अगले साल या फिर 2-3 साल छोड़ के। तो अगर उन ऑप्शंस पे आप ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, इन एरियाज़ पे फोकस करना है। जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, उसमें ऑप्शंस में है जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज्म, तो उसका आंसर तो ब्राह्मणिज्म है, लेकिन आपको जैनिज्म बुद्धिज़्म भी अच्छे से पढ़ के जाना है। हाँ, तो ये एनालिसिस जो है मैंने बहुत इसको टाइम दिया, खुद से बैठ के एनालाइज किया, नोट्स बनाए, खुद से बनाए। रेडीमेड नोट्स भी मिल जाते हैं, आप चाहे तो टाइम कम है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन खुद से बनाने पर आपको पता चल जाता है कि आप पढ़ लेते हो, विकिपीडिया का एक पेज पढ़ लेते हो आप, तो उससे जो है वो निकल आता है। तो इस पे भी थोड़ा टाइम दीजिए, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, इन चीज़ों पे भी जो है वो करना होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत कुछ चीज़ें नोटिस की एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कि मैंने जो क्वेश्चन आ रहा है मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन मुझे लैक ऑफ रिवीजन की वजह से वो आ नहीं रहा था दिमाग में। तो रिवीजन पता चला कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितनी भी बार पढ़ लो, आप जितना भी एक बार पढ़ लो, जितना भी वास्ट कवर कर लो, लेकिन आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। और एक बात मैंने नोटिस की कि बहुत सारे जो यूपीएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, तो सिर्फ फैक्ट्स वगैरह पढ़ के जाना, सिर्फ जो है डाटा कलेक्ट करके जाना, वो नहीं चलता वहाँ पे। आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, एंड वहाँ पे बैठे हुए प्रेशर में आपको लॉजिकली सोचना आना चाहिए, काम रह के एकदम। प्रेशर में क्या करते हैं लोग, हड़बड़ाहट में जो है वो अपना बेसिक लॉजिक ही नहीं लगा पाते, एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ नहीं कर पाते। तो वो सेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो बस यही सीखा कि प्रेशर में आके कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से रिवाइज करके जाना है, खुद पे फोकस करना है। पेपर जैसा भी टफ आए, जितना भी जो है डिफ़िकल्ट आए, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप कंपोज रह के, काम रह के, जो भी आपने किया है मेहनत, अगर आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो वहाँ पे, तो डेफिनेटली वो देगा आपको रिजल्ट। जैसे स्टैटिक होता है वो बहुत सालों से आता जा रहा है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो आपके आंसर्स को इनरिच करता है। हाँ, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स पूछ ही लेते हैं वन लाइनर्स में, जो भी करंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस से जो है रिलेटेड है, कोई पॉलिसी आई है तो उसके फीचर्स क्या है, कोई बिल आया है, कोई एक्ट बना है नया, तो वो करंट में आ ही जाता है। हिस्ट्री में भी इस बार जो है बहुत सारे करंट अफेयर्स आए,
तो यही है कि प्रीलिम्स में तो आ ही जाता है, पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन प्रीलिम्स से ज़्यादा मुझे पर्सनली ये फील होता है कि मेंस में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेंस के आंसर को आपको लाइवली बना देता है। जब आप करंट इन्फॉर्मेशन, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह डालोगे, इनिशिएटिव्स कुछ डालोगे मेंस में, तो वो बहुत ऐड ऑन करता है। मेंस में पॉइंट्स वही लिखते हैं सब लोग, लेकिन बस उसको प्रेजेंटेशन और एनरिचिंग करने का, उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो आप, तो वो जो है मुझे लगता है कि मेंस में उसकी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और इंटरव्यू में तो वो पूछ ही लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्सेज, जैसे न्यूज़पेपर है वो इनफ है या फिर इसके अलावा भी कुछ पढ़नी चाहिए बच्चों को? जी, न्यूज़पेपर जो है वो बहुत बेसिक है, वो तो आपको पढ़ते ही रहना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए, ओपिनियंस को जो है, डाइवर्स ओपिनियंस को आपको जो है अप्रिशिएट करने के लिए तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही रहना चाहिए। जैसे हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये दो पेपर्स जो है मैंने रेफ़र किए थे। उसके अलावा जो है मैगज़ीन्स आती हैं आपकी, कोई भी इसके रिसोर्स इंस्टीट्यूट की उठा लीजिए, मतलब है तो वही ना करंट अफेयर्स, बस वो कंपाइलेशन करके दे रहे हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द इंस्टीट्यूट इज़, जो भी कर रहे हो आप उसी को स्टिक ऑन रहिए, जंप मत कीजिए एक इंस्टीट्यूट से दूसरे, उसी को करिए, चाहे मंथली हो चाहे ईयरली मैगज़ीन हो, जो है उसी को स्टिक ऑन रहिए। बस रिविज़न ज़्यादा कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, जो भी है बस रिवीजन इस की। और न्यूज़पेपर तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। पहले स्टार्टिंग में लगता है कि 3 घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटे लग रहे हैं, उससे कई लोग नोट्स भी बनाते हैं, तो उस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नियर आते हैं तो उसको थोड़ा कम श्रिंक होता जाना चाहिए, लेकिन छोड़ना कभी नहीं है उसको। तो पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाती है कि आपको खुद अच्छा लगने लगता है और फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तो फिर वो सारी चीज़ें। क्या एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर कर सकता है, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है एंड वैलिड रीज़न भी है कि एवरेज बच्चे भी जो है कर लेते हैं। जैसे गुजरात के एक ऑफिसर का पोस्ट आया है, अच्छा, कि जो 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने कम मार्क्स लिए हैं, ऐसा पोस्ट आया है। तो मतलब वही दिखाता है कि एवरेज या फिर आपका प्रीवियस पास जो है मैटर नहीं करता इस एग्ज़ाम में। बस आपको अगर एवरेज बच्चा भी उतना ही मेहनत कर रहा है तो उसको रिज़ल्ट मिलेगा, बिल्कुल ही मिलेगा। अगर होशियार बच्चा ये समझ के कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मैम, कुछ स्टूडेंट को क्या होता है कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन इन जनरल मैं एक बात कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट को शुरुआत तो करते हैं बहुत जोश में, हाँ मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, लेकिन फिर वो गाड़ी जो स्पीड धरती है वो फिर आगे जो है वो एक्सेलरेशन उसकी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, उनकी इंटरेस्ट हटने लगती है, और जो वो पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता है, और उसके बाद डीमोटिवेशन फैक्टर आ जाती है, लोग तरह तरह की बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अंदर से उनकी इच्छा है कि उनको करना है, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे या फिर आप से नहीं हो पाएगा। इस तरह की जो ट्रॉमा है, इस तरह की जो सिचुएशन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट में होती है, तो इस तरह की सिचुएशन से स्टूडेंट कैसे बाहर निकले? कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे लगे कि हाँ स्टूडेंट इस तरह की जो ट्रॉमा होती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उससे बाहर आ सकता है और पॉसिबिलिटी है आपके हिसाब से। जी, ये बहुत वैलिड है जो आपने कहा, बहुत प्रैक्टिकल भी है जो सारे बच्चे फेस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि आप यूपीएससी में आए क्यों, आपका मोटिव क्या है। जी, अगर आप उसमें क्लियर हैं, अगर आप उसमें जो है डिलेमा में नहीं हैं, अगर आप उसमें उस मोटिव में क्लियर हैं, उस डिमांड में क्लियर हैं, तो ये सब जो है ऑब्स्टिकल्स लगेंगे बस, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगेगी। ज़रूर आएंगे, बहुत मुश्किल आएंगे, घर के अंदर के प्रॉब्लम्स होंगे, बाहर के प्रॉब्लम्स होंगे, खुद के प्रॉब्लम्स होंगे, डिप्रेशन होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन यही है, अगर उस मोटिव को आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप आए हो उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं। और फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ये प्रेशर की सिचुएशन है जो यूपीएससी चाहता है कि तुम उसको झेलो। जी, यूपीएससी जो है सिर्फ एग्जाम में आपको टेस्ट नहीं कर रहा है, जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा एक टेस्ट है। प्रीलिम्स में जो है आपको इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, और इतना सब जो आपने पढ़ा उसको 2 घंटे में उसको लाना पड़ता है, वो भी एक प्रेशर है। मेंस में आपको बैक टू बैक 9 पेपर्स देने होते हैं, तो वो भी एक प्रेशर है कि एक दिन में 2 पेपर 6-6 घंटा आप लिखो, उसकी प्रैक्टिस पहले करो, तो वो भी एक प्रेशर है। तो ये सब प्रेशर जो डेली लाइफ का प्रेशर है, ये सब
उन चीज़ों को झेलने में सिखा देता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रेशर ना रहना, ये इनफैक्ट आपके लिए डिट्रीमेंटल होगा। आपके एग्ज़ाम में जो है आप बहुत डिफ़िकल्टी फेस करोगे इसके। बहुत बढ़िया। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैम का ऑप्शनल पेपर जो था वो एग्रीकल्चर था। तो मैं सी सेट की बात करूँगा। बायो के स्टूडेंट होते हैं, उनकी थोड़ी मैथ्स थोड़ी वीक होती है। तो आपका क्या पोजीशन था सी सेट को लेके? आपने सी सेट को कैसे लिया और सी सेट की प्रिपरेशन कैसे की, और आप कैसे प्रेजेंट सिनेरियो जो यूपीएससी का है उस हिसाब से जो ट्रेंड है सी सेट की, उस हिसाब से स्टूडेंट को कैसे आप समझना चाहेंगे? जी जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा सी सेट पे फोकस कर रहा है। मोर देन जीएस जो है सी सेट में लोग मार खा रहे हैं। बहुत बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं जैसे, लेकिन सी सेट की वजह से रह जा रहा है उनका पेपर। तो बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा मैथमेटिक्स जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग है। मैंने स्कूलिंग में ही जो है बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग किया था, तो मुझे उसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती। लेकिन फिर भी जो है यूपीएससी इज़ वेरी अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने जो है कोई क्लासेस तो नहीं लगाए, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सीसेट के लिए प्रीवियस जी 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 सीसेट के लिए न्यूमेरिकल्स हो, आपका कॉम्प्रहेंशन हो। तो कितने साल पुराने, कितने 10 साल 5 साल कितने साल पुराने न्यूज़ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन लेने चाहिए? जी 5-10 साल विल बी इनफ। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं फिर भी ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिसेंटली हो रहा है कि डिफ़िकल्टी जो है लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग करने में, तो पहले उससे शुरुआत कर सकते हो, या फिर कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रांग है तो उससे शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मेरा थोड़ा मैथ्स स्ट्रांग था तो मैं वहाँ से शुरू करती थी। जैसे मेरे थोड़े नंबर हो जाते थे तो मैं कॉम्प्रिहेंशन भी करती थी। ऐसे नहीं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आप पूरा इस पे रिलाई कर रहे हो तो आप गए, मतलब नहीं हो पाएगा आपका। तो आपको एक बैलेंस रखना है। बिल्कुल भी एक चीज़ पर रिलाई करके नहीं जाना है। ऐसे नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करके आऊँगी और मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता। यूपीएससी मिक्स ही चाहता है। यूपीएससी चाहता है कि आप सबको जो है बैलेंस करके चलो। ठीक है आपका एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसको ज़्यादा पहले अटेम्प्ट करो, उस पर जो है नंबर उसमें मतलब काबू कर लो उसको, मार्क्स को। बाकी का जो है ये आपको पार कराएगा कट ऑफ से। अच्छा। तो यही स्ट्रैटेजी रही मेरी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे आपने कहा कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने देखा है कि इंजीनियर्स भी जो है पीछे रह जाते हैं कभी। तो उनके लिए भी जो है क्लासेस आप चाहे तो लगा सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस, फ्री वीडियोस में मिल जाते हैं, वो भी कर सकते हो, क्लासेस लगा सकते हो। लेकिन उसको जो है बहुत नेगलेक्ट मत कीजिएगा। जैसे जीएस इंपॉर्टेंट है वैसे उतना ही इंपॉर्टेंट सीसैट बन रहा है। अगर आप चाहे तो 1 ईयर भी उसको साइड बाय साइड पैरेलली दे सकते हो, तो इसमें कोई मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका सीसैट नहीं निकलता है तो क्वालिफाई नहीं सारा किया कराया खत्म जी। अच्छा मैम, ग्रेजुएशन जो आपने की थी वो कौन सा सब्जेक्ट था आपका ऑनर्स? जी मेरा बीएससी इन एग्रीकल्चर ही रहा है। वो प्रोफेशनल डिग्री है 4 साल की। मैम का जो ऑनर्स पेपर था एग्रीकल्चर, इसीलिए मैम ने ऑप्शनल भी एग्रीकल्चर रखा। उसमें जो है मैंने देखा कि सिलेबस बहुत वास्ट है। जो हम 4 साल में पढ़ रहे हैं वो 2 पेपर में पूछ ले रहा है। अच्छा। लेकिन ठीक है, फिर भी हमने पढ़ रखा है। हम अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, ये तो मेरा ये था। लेकिन उसको अच्छे से करना है, बस यही था कि। लेकिन इस बार जो मार्क्स देखने मिले हैं वो थोड़े कम ही हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा नहीं आए, मेरे बस 248 ही आए हैं। तो आज के ट्रेंड के हिसाब से वो कम है कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि डाउन स्केलिंग वगैरह हुआ होगा कंपेयर टू अदर ऑप्शनल। जैसे उनका पेपर बहुत टफ आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे पेपर से उनका कम कर देते हैं। हाँ, वो होता है स्केलिंग। हाँ। अच्छा, इस बार जो आप दे रही थी, मतलब इस बार कैसा लग रहा था आपको कि सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? एक होता है ना, आपने परफॉर्म किया है, फिर भी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और जब रिजल्ट आया उसके बाद क्या सिचुएशन थी रिजल्ट देखने के बाद? पहले तो मेंस मैंने जब लिखा तब मुझे ऐसा था कि पक्का जो है मैंने बस दे दिया है। अच्छा। मेंस जो है देना था मुझे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस लेना था। होना तो नहीं है ये मेंस मैंने दे दिया है। बस अगले बार जो मैं अच्छा करूँगी इससे, तो बस यही था। और जब रिजल्ट आने वाला था 1 दिन पहले, तब भी मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि होगा तेरा। मैं कह रही थी नहीं इतना एक्सपेक्ट मत करो, नहीं होना है, मैं अगले साल करूँगी अच्छे से। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था मेंस। कब आपको कैसे पता चला और घर वालों को बताया? किस उस टाइम क्या सिचुएशन थी? अच्छा था। मैं शॉक थी लिटरली। अच्छा। कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि लिस्ट में कहीं आखिरी में भी आता
आता है तो चल जाएगा, बस लिस्ट में होना चाहिए नाम। लेकिन ऊपर था, काफ़ी ऊपर था, 500 के अंडर था, तो खुशी हुई इस बात की। पहले तो 2 रकात नमाज पढ़ ली मैंने शुक्राने की, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद कुछ नहीं होता, तो बहुत ओवरवेल्म थी मैं। तो पहले वो पढ़ लिया, उसके बाद घर वालों को बताया, वो भी काफ़ी खुश थे। उनकी तरफ जा नहीं पाई थी, मैं यहीं थी, लेकिन जब गई तो वो ज़्यादा खुश थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट गुड। बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया हमारे चैनल को, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जिसका कहीं ना कहीं एस्पिरेंट उसका यूज़ करेंगे। और हमारी दुआ, और जो भी देख रहे हैं उन सब की तरफ से आपको फिर से कांग्रेचुलेशन। हमारी दुआ है कि आप और आगे तरक्की कीजिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, और जो भी आपने सपने देखे हैं उसको और पूरा करें, और अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।